में 3 तक किसी का प्रॉब्लम, 1 से लेके बेटा 3 तक किसी का कोई डाउट प्रॉब्लम, 4 तक नो सर। नो। नेक्स्ट, लेट कंटिन्यू। ये आ जाओ फिर आप 6 से लेके 8 तक, 6 to 8 नहीं है बेटा, किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है कि? तो आज तो यही तो डिस्कस करना था, फिर कैसे करोगे? 6 से 8 तक नहीं है किसी का? ये आ जाओ नेक्स्ट 14 तक, 14 तक किसी का, और 14 तक किसी का प्रॉब्लम, फोर्टीन से आगे 15 तक किसी का प्रॉब्लम, नो। ये नेक्स्ट डीपीपी में आ जाओ फिर आप 1 से लेके 4 तक किसी का डाउट, 1 to 4, 1 to 4, नेक्स्ट आ जाओ 5 से ये 8 तक किसी का, 5 to 8, फाइव टू एट नहीं है तो इसमें आ जाओ फिर आगे 5 to 8, 11 तक किसी का, और 12 तक, इसमें 12 तक बेटा किसी का, 15, ये आगे 15 तक, 13 14 15 में किसी का प्रॉब्लम, 13 14 15 में किसी का प्रॉब्लम, नो। क्या बात, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गए? ये 18 तक बेटा, 18 तक किसी का, और 18 19 तक ही, 19 तक किसी का नहीं है। डीपीपी में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? रिस्पॉन्स करो बेटा, रिस्पॉन्स बताओ मुझे, किसी का प्रॉब्लम नहीं है डीपीपी में? हेलो, सुन रहे हो बच्चों? मुझे मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो, यस सर। डीपीपी में बेटा किसी का प्रॉब्लम है नहीं आपके? क्या करना है फिर बताओ? किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो वो अपना बताओ। सर एक और डीपीपी थी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला डीपीपी, एक मिनट में ढूंढने दो फिर वो। इसमें नहीं है, ये हटा दूं? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्वेश्चन वैसे बोल दो क्या है वो, मुझे लगता है वो तो इसमें डाला नहीं मैंने आज।
उसका नंबर भी नहीं ध्यान, कौन सा DP? ऐसे बोल दो बेटा, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन कुछ ध्यान आ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ बोलो, देखो मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तक मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सुन रहा हूँ उसको। Compound is soluble acid. क्या है बेटा, थोड़ा बोलो, रिपीट कर। Compound are not soluble in मोर सोल्यूबल, more. Sir, more नहीं, not नॉट सोल्यूबल, not soluble. Yes, sir. ये नॉट सोल्यूबल, हाँ, In acetic acid. इन एसिटिक एसिड। Yes, sir. अच्छा, क्या क्या है ऑप्शन? Calcium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, calcium नेक्स्ट, oxide, कैल्शियम ऑक्साइड, और calcium नेक्स्ट, CaC2O4. CaH, क्या, एक बार रिपीट करो बेटा। CaC2O4. कैल्शियम ऑक्सलेट, हाँ, और तो फोर्थ याद नहीं आ रहा, मैंने मतलब डीपीपी खोली हुई नहीं है ना। अच्छा, वही मेरे पास भी ओपन नहीं है ना, कोई बात नहीं, देखो इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। एसिटिक एसिड एसिड है, हम्म। और एसिड के अंदर सोल्यूबल कौन होगा? जो बेस होगा, जो बेस होंगे वो सोल्यूबल हो जाएंगे, बेस होंगे वो सोल्यूबल हो जाएंगे, और जो एसिड होंगे तो एसिड एसिड में जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो, एसिटिक एसिड है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस हो गया, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट से तो ये तीनों तो बेसिक आ रहे हैं। फोर्थ वाला क्या है, अब उससे डिसाइड होगा, ये फोर्थ वाले, ये तीनों तो बेसिक हो गए, मतलब एसिड होता है तो एसिड में एसिड रहेगा, बट ये, हाँ, जैसे कंसेप्ट इससे देख लेना, बेस सोल्यूबल होता है। और एक ये हो सकता है कि कई बार जो होता है कैल्शियम, जैसे ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनते हैं, ये ना इनसोल्यूबल हो सकता है, क्रिस्टल बन जाते हैं इसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल बनता है। तो ये स्टोन होती है ना, किसी किसी को स्टोन बनती है, जैसे पेट वगैरह के अंदर स्टोन हो जाती है, पत्थर जमा हो जाते हैं, तो वो इनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल नहीं हो पाते, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, इसके क्रिस्टल होते हैं। मैं इसमें निकाल लेता हूँ कौन सा है आपका। ये जो अल्कोहल और फिनोल इससे पहले दिया था क्या बेटा मैंने डीपीपी? तो सबसे पहले आपने यही वाली दी थी मतलब। अच्छा, बहुत पहले की इसका, हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर। और बोलो, बोलते जाओ। सर एक और क्वेश्चन है, हम्म which of the acid cannot be prepared by Grignard reagent? अच्छा, गिरनार एजेंट से नहीं बनाना आपको, ठीक है। सर ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑल ऑफ दीज। एसिटिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, यस सर। सक्सेनिक एसिड, एक और क्या था बेटा? फॉर्मिक सक्स एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि गिरनियार रिएजेंट है, तो गिरनियार रिएजेंट में हम RMgX लेते हैं, तो एटलीस्ट यस। एक कार्बन तो यहीं से लोगे बेटा। और यस सर। RMgX की जब आप CO2 से रिएक्शन कराओगे आप, तभी तो एसिड बनेगा ना, ये R इसके पास जाएगा और MgX के पास जाएगा, देन क्या बनेगा आपका? RC डबल बॉन्ड O OMgX।
और जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो देन आपका प्रोडक्ट बनता है RCOH। तो इसमें क्या है कि R एटलीस्ट एक कार्बन तो आप इससे लोगे तो एक तो CO2 से भी आएगा। तो 1 कार्बन वाला एसिड जो है कांट प्रिपेयर फ्रॉम द ग्रिग्नार रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन करके आप जो है फॉर्मिक एसिड बनाते हो। मतलब कोई भी एसिड बनाते हो आप CO2 से रिएक्शन से बनता है। तो एक तो कार्बन से आएगा कार्बन, एक ग्रिग्नार रिएजेंट, तो एटलीस्ट 2 कार्बन वाला तो आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? ओके। यस। हम्म। नेक्स्ट बेटा, और भी किसी का प्रॉब्लम है तो बोलते जाओ बच्चों, फिर क्या है कि आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर टेस्ट सीरीज और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सभी बच्चों का उसके बाद, और डाउट सेशन भी रहेगा उसमें। बोलते जाओ, आगे बोलते जाओ। यस, किसी और का कोई प्रॉब्लम? चलो तो मैं प्रॉब्लम देता जा रहा हूँ, ये ट्राई करो अब। आपके नहीं है तो मैं दे देता हूँ प्रॉब्लम। देखो कुछ कंपाउंड्स मैंने दे रखे हैं आपको, मैं मिक्स दूंगा, सारे क्वेश्चन मिला के दूंगा मैं अभी। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं मैंने आपको, और कंपाउंड में मैंने आपको एक एक्स दे रखा है, हाइड्रोकार्बन। ये करता है ग्लोबल वार्मिंग। एक्स हाइड्रोकार्बन है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। और ए और बी जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। सी जो है वो आपका ब्लू कलर गैस है, ब्लू गैस। और डी जो है H2S, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, H2S ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका ये बन जाता है, डी रिलीज होता है। आपको ये सब बताने ABCD क्या है, और इसके पॉइंट आपके पास जो है, डी का पॉइंट ये है कि ये एसिड रेन का कॉज भी है, एसिड रेन में भी होता है। तो बताओ बेटा, जल्दी बनाओ, बनाते जाओ, डिस्कस करते जाते हैं हम क्या पॉसिबिलिटी है सबकी। इसमें सर एक्स। इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको। ए और बी में एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक है। वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वन इज डायामैग्नेटिक। एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रहा हूं मैं आपको। और ये जो, हाँ, ये नेचुरल गैस में, थोड़ा कंप्लीट कर दूं मैं, कुछ हिंट दे देता हूं आपको। ये नेचुरल गैस में होता है। और जो है ये जो आपका सी है, ये इसका आइडेंटिफाई जो होता है, आइडेंटिफाई वो होता है बाई मर्करी लिक्विड से। मर्करी लिक्विड से रिएक्शन करा के इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बताओ बेटा क्या क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो, जिस जिसको जो समझ आ रहा है वो बताते जाओ, फिर डिस्कस करते हैं अपने। XCH4 मीथेन। यस, वेरी गुड। एक्स जो होगा हाइड्रोकार्बन है, ग्लोबल वार्मिंग में भी होता है और नेचुरल गैस भी है, तो ये हो गया CH4। यस, करेक्ट। सर A NO है और B N2O है। यस, वेरी गुड, बिकॉज NO और N2O ही जो होते हैं वो आपके, NO और N2O दोनों, हेलो, यस सर। भाई आवाज बीच में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ना। NO एंड N2O जो है, ये दोनों ही नॉन एसिडिक हैं। NO और N2O नॉन एसिडिक है, बाकी सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक हैं, जिसमें से NO पैरामैग्नेटिक हो गया, ये डाया हो गया। नेक्स्ट बताओ बेटा, सी बताओ, ये जरूरी है, सी का अंदाजा लगाओ। सी क्या हो सकता है, सोचो।
नहीं आइडिया लग रहा? कोई बच्चा कुछ कुछ सोच के बताओ, कुछ भी अगर लग रहा हो आपको। सी क्या पॉसिबल है बेटा? और डी? डी तो इजी है, डी बताओ। SO2। ठीक है, डी SO2, एसिड रेन SO2, ये ठीक है। सी देखो बेटा, सी ये ध्यान रखना, ये मरकरी लिक्विड का टेस्ट करने के लिए जो यूज की जाती है ना, वो ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस से हम मरकरी का टेस्ट करते हैं, मरकरी लिक्विड को ओजोन के साथ रिएक्शन करा के। और ओजोन जो होती है वो ब्लू गैस होती है। तो ओजोन ध्यान रखना, ओजोन एक ये कंफ्यूज किससे कर सकता है आपको? सीओ से, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो भी ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मरकरी का टेस्ट नहीं देता। ओजोन जो है वो मरकरी के साथ टेस्ट देती है, तो ओजोन हो सकता है। तीसरा, एनओ जो होता है, एनओ का टेस्ट करने के लिए फेरस सल्फेट यूज करते हैं। एनओ का टेस्ट आ जाए तो फेरस सल्फेट, और ओजोन का करना हो तो मरकरी यूज करना है। ओजोन का चेंज करना है, देन आपका मरकरी आ जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो फिर प्रॉब्लम। नेक्स्ट दे रहा हूं मैं आपको। इसमें से आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला सॉल्यूशन चुनना है। सिलेक्ट सिलेक्ट मैक्सिमम वेपर प्रेशर। सिलेक्ट सॉल्यूशन मैक्सिमम वेपर प्रेशर। आपको मैंने दे दिया फर्स्ट ऑप्शन 1 मोलल NaCl, सेकंड दे दिया मैंने 1 मोलल H2SO4, थर्ड दे दिया मैंने 1 मोलर कैपिटल M NaCl, और फोर्थ दे दिया 1 मोलर H2SO4। सोचो, सोच के आंसर दो मुझे इसका। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देना आंसर। घुमा सकता है, मतलब जल्दबाजी में आंसर गलत होने वाला है, वैसा होता है। क्या होगा बेटा, बताओ कौन आंसर देगा? बोलो, जैसा भी आता है वैसा बताओ एक बार। बोलो। 1 molar H2SO4। 1 मोलर H2SO4। क्या ये बता रहे हो? क्या कौन कौन बता रहा है ये आंसर? क्या बेटा आपका क्या नाम है? विधि। विधि। 1 मोलर H2SO4, ये वाला ऑप्शन कह रहे हो ना आप? 1 मोलर। और कोई बता सकता है? और कौन कौन है क्लास में पुराने स्टूडेंट में से? बताओ बेटा, कोई और बताओ, फिर डिस्कस करते हैं अपने। देखो, डिस्कशन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। देखो, सीधा सा पॉइंट है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। विधि, आपने कैसे सोचा ये H2SO4 कैसे आया? इसका रीजन बताओ मुझे। बेटा आपने कैसे आंसर निकाला इसका? सर मुझे इसका I3 है तो इसीलिए इसका ज्यादा होगा। I3 है तो देखो बेटा, I3 होने से तो वेपर प्रेशर ज्यादा थोड़ी होते हैं। यही तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में मतलब गलत होने वाले आंसर होते हैं। सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था? जितना I ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर पूछ रहा है अपने से, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो तो। लोअरिंग बढ़ेगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो लोअरिंग बढ़ेगी, मतलब नीचे की तरफ डाउन जाएगा वो, तो वेपर प्रेशर डाउन होंगे। वेपर प्रेशर डाउन होंगे, तो ध्यान रखना। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि आपका नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से तो वेपर प्रेशर लोअरिंग बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ता है वो।
तो उससे तो वेपर प्रेशर डाउन होते हैं। हाँ, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता तो नंबर ऑफ पार्टिकल पढ़ते तो बॉइलिंग पॉइंट। तो दो चीजें हैं आपके पास इस चैप्टर में, दो चीजें उल्टा चलती हैं और वही एग्जाम में पूछता है। फ्रीजिंग पॉइंट में भी लोअरिंग होता है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा होता है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये इनमें उल्टा होता है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें आई बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। लेकिन इनमें उल्टा होता है, जिसका आई ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। उल्टा चलता है ना, ये लोअरिंग है, डिप्रेशन है, तो नेगेटिव में चलता है। इसलिए इन क्वेश्चन में होते इजी हैं, दिखते इजी हैं, लेकिन बेटा मिस्टेक हो जाते हैं कई बार। आप एग्जाम में ध्यान दो, इफ यू पे द अटेंशन इन योर एग्जाम यू विल ऑब्जर्व कि आपको पता लगेगा कि ऐसे बड़े इजी इजी सिली मिस्टेक्स ही करके आते हो आप। तो उसने पूछा था मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसमें होगा बेटा जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा करना है आपको, तो ज्यादा उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा नहीं सिलेक्ट करना, आयोटा कम सिलेक्ट करना है। तो हमारा आंसर H2SO4 नहीं होगा, NaCl होगा। क्लियर? ध्यान देना इस चीज पे। यस सर। दो में जिसमें उल्टा आएगा उसी में वो ज्यादातर पूछेगा एग्जामिनर आपसे। तो सर इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड बोथ होंगे ना? नहीं, इसके अंदर अब देखो दोनों ऑप्शन दे दिया हमें, 1 मोलर NaCl भी दे दिया और 1 मोलर भी दे दिया। तो हमारा जो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है मोलिलिटी से सोल्व होता है, PS/P0 जो है वो आपका मोलिलिटी से सोल्व होता है। तो मोलिलिटी से ही आंसर देना है आपने। जैसे अगर पाई सोल्व करोगे तो पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। तो ये कंसंट्रेशन मोलरिटी से ही सोल्व करना बेटा, नॉर्मेलिटी से नहीं। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करोगे आप। ऐसे ही अगर हमें मोलरिटी गिवन है तो इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे हम। क्लियर? सर इस केस में तो दोनों इक्वल होंगे पर। अब इसमें 1 मोलर NaCl और 1 मोलर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बिकॉज वाटर का डेंसिटी जो है वो प्योर वाटर होता है तो 1 ग्राम पर ml ले लेते हो डेंसिटी आप। बट अगर हम NaCl डालेंगे 1 मोलर तो इसमें सोल्यूट का जो होगा कुछ फर्क आएगा थोड़ा सा, इसलिए हम मोलर ही लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हो देन क्या आंसर दोगे आप? 1 मोलर। बिकॉज देखो ये फार्मूला था ना हमारे पास। ये देखो एक प्रॉब्लम बनाते हैं अपने। सपोज ये क्वेश्चन है, अगर मैं कह दूं प्योर वाटर है, प्योर वाटर कह दूं, चाहे मोलरिटी बोलूं चाहे मोलरिटी कुछ और तो नहीं है ना उसके अंदर, और डेंसिटी भी 1 है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, कैपिटल M स्मॉल m ले लेते हो। बट मैं सपोज आपको ये बोलता हूं कि NaH का एक्वा सॉल्यूशन है, NaOH। ये देखो बेटा एक्वा सॉल्यूशन ले लिया मैंने NaOH का। अब NaOH का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और NaOH के एक्वा सॉल्यूशन मैंने कह दिया कि ये सपोज मेरे पास है 20%। NaOH का एक्वा सॉल्यूशन है 20% और इसकी डेंसिटी गिवन है, ये डेंसिटी पर रिलेशन डिपेंड करेगा 1.2। देन मोलरिटी और मोलरिटी दोनों कैलकुलेट करते हैं, देखो अपने मोलरिटी भी एंड मोलरिटी भी। तो मोलरिटी कैसे होता है? परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। डेंसिटी 1 होता देन मोलरिटी इक्वल करते हैं। अब वो कई क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों ऑप्शन दे दिए तो अब देखो मोलरिटी कैलकुलेट करो, कितना आया बेटा मोलरिटी? परसेंटेज बाय वेट सपोज 20 हो गया, डेंसिटी 1.2 है इंटू 10 और मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH का 40 हो गया बेटा। तो 40 हो गया तो कितना आ गया ये 6, तो सॉल्यूशन हो गया 6 मोलर सॉल्यूशन। अब मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं इसी क्वेश्चन में। मोलरिटी कितना? 20%। तो इसका मतलब 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन NaOH इज प्रेजेंट इन कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 मिलीलीटर वाटर, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? टोटल वेट निकाल लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट सॉल्यूशन का टोटल आ गया D इंटू V, तो 100 इंटू 1.2 तो कितना हो गया देखो टोटल बेटा? 100 इंटू 1.2 तो 120 ग्राम है ना। ये तो पूरा सॉल्यूशन हो गया 120 ग्राम, इसमें से 20 ग्राम वो है तो हमारे पास
डेंसिटी अगर 1 लेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा मोलैलिटी? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन ये 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू कितना था हमारा टोटल, 100 में से 20 ये चला गया तो 100 ये हुआ, तो 2 5। तो क्या हुआ देखो, मोलैलिटी इससे कम आ गया मोलैरिटी से, ये 6 मोलर आया और ये 5 मोलर आया। तो डिपेंड करता है कि डेंसिटी पर डिपेंड करेगा मोलैलिटी मोलैलिटी के इक्वल लेना है या नहीं लेना है। डेंसिटी अगर 1 से कम कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा, मोलैरिटी कम हो जाएगा मोलैलिटी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको इस प्रॉब्लम के अंदर जो ऊपर वाले में करना है वो आपको मोलैलिटी यूज करना है। मोलैलिटी मोलैलिटी दोनों दे रखा हो तो मोलैलिटी स्मॉल एम यूज करना है, दोनों दे रखा हो तो। और एक ही दे रखा हो, सारे मोलर ही देख रहे हो दे रखे हो, तो फिर आप मोलैरिटी यूज कर सकते हो। क्लियर? समझ गए बेटा? क्लियर हो गया ना बेटा अब कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है आपसे पूछा जाएगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। यस सर। नेक्स्ट देखो, फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं ऑर्गेनिक का, ये प्रॉब्लम बनाओ। CH2COOH दिया मैंने, आप मैंने क्लोरीन लेकर के फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर दिया, ए दे दिया मैंने, ए दे के मैंने एक्वस KOH ले लिया, एक्वस KOH करके बी दे दिया, बी दे करके फिर मैंने ले लिया PCC और ये बना दिया सी। प्रोडक्ट बनाओ इसका, ABC सिलेक्ट करो सारी। एहसान अली, जिक्रा, ये सब लोग नहीं आए क्या आज? शुभम, जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग, आए नहीं है क्या आज? यस सर। हाँ निकालो बेटा, आंसर निकाल के बताओ ना इसमें। हिंट देता हूं मैं आपको, ये COH, निकालो आंसर क्या हो सकता है। बोलो बेटा क्या होगा? मिश्रा बताओ क्या होगा? इतनी देर में भाई जवाब आ जाना चाहिए था, ज्यादा देर लगा रहे हो क्या बात? मुश्किल तो नहीं है इतना।
बताओ, किसी ने जो कोई निकाला हो वो बताओ, फिर डिस्कस तो करेंगे ही हम लोग। निकाला बेटा किसी ने? रिस्पॉन्स करो ना, तभी तो डिस्कशन का मजा है, नहीं तो फिर फायदा क्या? वन वे होगा, मैं तो देता जाऊंगा, करा सॉल्यूशन देता जाऊंगा, फिर उसका बेनिफिट नहीं है ना। कुछ बोलते जाओ ना, साथ में डिस्कस करते जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, उसी के लिए तो बैठे हैं अपने सही करने के लिए। सर ए में COH के अल्फा हाइड्रोजन पे 2 Cl आने चाहिए थे ना। ए के अल्फा हाइड्रोजन में, मतलब आप ये कह रहे हो यहां पर 2Cl आने चाहिए थे, ये चीज यस सर। आप ये कह रहे हो। कौन दे रहा आंसर? ये किसकी आवाज है? सर शमी। हाँ शमी, तुम्हारा ये आंसर आ रहा है, ए। ये और वाला। फिर B बनेगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, जिससे CHO बन जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि फिर ये बन जाएगा OH और OH, हाँ, इससे CHO ग्रुप आ जाएगा OH की सी है जगह। आंसर सर। फिर आप ये कह रहे हो कि इसमें ये OH टकरा जाएगा और CO आ जाएगा, यही कह रहे हो? यस सर। और ये चीज कह रहे हो ना। पीसीसी का वर्क क्या किया आपने? पीसीसी का वर्क, फिर सर उसको CO को रिड्यूस करवा दिया अल्कोहल में। पीसीसी CO को रिड्यूस करा दिया आपने अल्कोहल अल्कोहल में। में COH। बाकी बच्चे बोलो, क्या ये शमी ठीक कह रहा है? ये जो बात कही है इसने, बाकी स्टूडेंट डिस्कस करो, क्या शमी कह रहा है कि पीसीसी सर डाला है ये CO ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा? इज ही राइट और रॉन्ग? बाकी बच्चे क्या कहते हो? बाकी बेटा पीसीसी का वर्क वर्क बताओ। शमी गलती कर रहे हो बहुत बड़ी वाली। पीसीसी का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होता है पीसीसी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पीसीसी काम तो बेटा कार्बोनिल जो अल्कोहल है उसको किसमें कन्वर्ट करना होता है? एल्डिहाइड कीटोन कीटोन में। में। शम्मी आपने उल्टा ही कर दिया यहाँ पर, देखो आप कह रहे हो सीओ को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? सीएच जो है। CO। डिड यू रियलाइज योर यस मिस्टेक? सर। हाँ, यस। ऐसे नहीं करना। अब देखो, अब हुआ क्या है और क्या हमने किया। और कोई, एनीबॉडी एल्स वांट टू गिव आंसर? चलो देखते हैं। देखो, कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन ये आपका। इसमें क्या था? पहला कंफ्यूजन यही था, जैसे शम्मी ने ये जो अल्फा हाइड्रोजन हटा करके 2Cl लगा दिए, मतलब शम्मी ने हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कर दिया। यही किया था ना शम्मी, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की। लेकिन ये हेल-वोलार्ड यस जेलेंस्की जो रिएक्शन है वो आपका ClClOH होकर के तभी हो सकता था जब मैं एसिड की प्रेजेंस में लेता। तो एक्चुअल में क्लोरीन को किसके साथ लिया हुआ है मैंने? फॉस्फोरस के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन। तो आप ये भी कर सकते थे कि भाई क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके PCl3 बना देगा, और PCl3 जो होता है वो एसिड के OH को हटा के रिएक्शन दे सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी हमारा, मतलब हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है कई बार। मतलब वो बात भी सही हो सकती है, लेकिन कोई और बात भी हो सकती थी। तो उसने ये प्रॉब्लम दिया था OCH2COOH। तो पहला काम था क्लोरीन और फास्फोरस के साथ, तो उससे PCl3 बनेगा और PCl3 OH को हटा सकता है सपोज। पॉसिबिलिटी देखते हैं, अभी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। अभी अभी मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं। CH3COCl हो गया। अब CH3Cl हो गया तो आगे उसने एक्वस KH दिया है हमें। तो मेरी पॉसिबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है यहाँ पर कि भाई Cl जो है, Cl को अगर हटा दें, तो Cl को हटा दें तो क्या बन सकता है हमारा? Cl को हटा दें तो एसिड बन सकता है।
बट यहां पर देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बढ़िया पॉइंट ये आ रहा है कि जब आप Cl को हटाओगे यहां OH आएगा, तो ये जो CO ग्रुप है ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस H को भी रिप्लेस कर सकता है KOH, दोनों इसको भी रिप्लेस कर सकता है और इस वाले H को भी निकाल सकता है। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे मुझे बेनिफिट ये मिलेगा, ये CH हटा करके मैं यहाँ OH लगा देता हूं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे? या आप ये भी कह सकते हैं क्लोरीन फास्फोरस वाला जो रिएक्शन है, आप उस बात से भी चल सकते हो कि यहां हमारा पीसीसी का वर्किंग हमें मिल सकता है। पीसीसी का वर्किंग यही होता है, एल्कोहलों को इधर कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो COCOH पाथ ये ले सकते हो, या आप ये ले सकते हो जो शम्मी ने स्टार्ट किया, लेकिन वो हम मोनोक्लोरिनेशन ही करते हैं सिर्फ। ये लिया था CH2COH, यहां से फॉस्फोरस लेते और उधर क्या लिया था आपने, क्लोरीन फॉस्फोरस, तो यहां से एक Cl हटा देते हैं, हेल्वलार जिलेस की रिएक्शन कर देते हैं हम। हेल्वलार जिलेस की रिएक्शन करते हैं तो ये CH के साथ Cl CH, ये भी एक बेटर वे होता। फिर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो एक्वस KOH Cl को हटा करके OH दे देगा। CH हटा के OH दे देगा, ये COH आ गया। अब देखो ये एल्कोहल बन गया, एल्कोहल 2 डिग्री टाइप वाला एल्कोहल बन गया, तो पीसीसी की भी वर्किंग आ जाएगी। तो जो रिएजेंट दिए होते हैं उनका वर्किंग देखना होता है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट विल बी योर आंसर। ये आंसर दोगे आप। क्लियर? सर मोनोक्लोरिनेशन तो एसिड के प्रेजेंस में होता है ना? हाँ, उसने पहले दिया ना हमें, पहले Cl दे दिया, रेड फास्फोरस और ये दे दिया बस, हाँ, रेड अगर फास्फोरस क्लोरीन दे दिया। एसिड एसिड प्रेजेंट होता तभी तो मोनोक्लोरिनेशन होता सिर्फ। हाँ, तब भी मोनोक्लोरिनेशन होता है, लेकिन कुछ नहीं दिया तब भी मोनो लेंगे, क्योंकि डाई ट्राई की पॉसिबिलिटी कम रहती है। अगर मैं अच्छा, यू ऑप्शन। रिएक्शन, हाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अगर हमें सिर्फ ये दिया होता CH, मान लो CH3, और ऐसे करके फिर दिया होता, और प्रोडक्ट इस टाइप से होते कि हमें सारे रिप्लेस करने होते, तो फिर हम तीनों रिप्लेस कर देते, CCl3, है ना, फिर सारे OH रिप्लेस करते हम COH। अगर पीसीसी नहीं होता तो हम उस पाथ से चलते फिर, क्योंकि पीसीसी का वर्किंग ढूंढना था हमें। पीसीसी का वर्किंग जो है वो अल्कोहलों वाला है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको। बाकी बच्चे भी बोलते जाओ, जो बोलेगा उसी को ज्यादा फायदा होगा, एग्जामिनेशन में मिस्टेक नहीं करेगा वो फिर। OH, मैं आपको क्लास में ही बोलता था, बोलने से बेर भी बिक जाते, नहीं तो सेब भी पड़े रहते हैं। तो बोलो आप, जो भी गलत सही होगा क्या फर्क पड़ता है उससे, हमें सही करना है। तो देखो सपोज ये दे दिया मैंने आपको, ये दे करके फिर SOCl2 दे दिया, ठीक है। SOCl2 करके फिर मैंने आपको क्या दे दिया, यहां पर मैग्नीशियम के साथ हीट कर दिया ईथर की प्रेजेंस में, और फिर मैंने आपको जो है यहां पर इससे रिएक्शन करवा दिया, इस चीज से। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा देखो। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ये वाले, आप बनाना स्टार्ट करो अपने हिसाब से, आंसर क्या आता है आपका। बनाओ बेटा, क्या होगा देखो।
बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? इतना मुश्किल नहीं है, इजी प्रॉब्लम है ये काफी। आंसर सही आना चाहिए। यस, चूज द आंसर। सेकंड। सेकंड लगाते हैं भाई। सेकंड, सेकंड कौन बता रहा है? क्या नाम है आपका? विधि। निधि? विधि। विधि? अच्छा, विधि। विधि ने भाई सेकंड बताया। और कोई? एनी अदर कैंडिडेट? बताओ। थर्ड। हाँ बेटा, बताओ बताओ। शाबाश। और क्या है किसी का? शमी, आंसर नहीं आया आपका अभी? सर थर्ड। थर्ड। शमी कह रहा है थर्ड। और कोई बच्चा बताना चाहता है आंसर? से क्या नाम शेयर करूंगा, फिर इंटरेक्शन आगे करेंगे ना, डिस्कशन वगैरह, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। मुझे नाम भी ध्यान लग जाएंगे कौन कौन पढ़ रहा है। और कोई स्टूडेंट? देखो बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं, तो ये मेरे पास सबसे पहले अल्कोहल गिवन है मुझे। ये अल्कोहल की रिएक्शन होगी थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या होता है? pyridine की प्रेजेंस में HCl बाहर हो जाता है, SO2 भी बाहर हो जाता है और Cl बन जाता है। अल्काइल हाइड बनाने का प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है ये, क्लोराइड बनाने का। और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में करोगे तो गिरग्नियार रिएजेंट बन जाएगा। देखो, ये हो गया आपका अब CH2MgCl, ये तो गिरग्नियार रिएजेंट हो गया बेटा। अब गिरग्नियार रिएजेंट ये हो गया। देन अब आपको रिएक्शन कराना है एपोक्साइड के साथ इसका। देखो, इपोक्साइड में मैंने क्या कंसेप्ट बताया था? गिरग्नियार रिएजेंट में अगर आपको फर्स्ट अटैक करवाना हो तो फर्स्ट ही करवाना चाहते हैं, और गिरग्नियार रिएजेंट का जो आर पार्ट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होता है, फर्स्ट अटैक जब भी करना है साइक्लिक में, तो आपको लेस हिंडर्ड साइट पर ले जाना है। फर्स्ट अटैक ऑन लेस हिंडर्ड साइट। सेकेंड अटैक होता तो फिर मोर हिंडर्ड साइड जाते हैं हम, तो ये लेस हिंडर्ड साइड है। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो होगा यहां से लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो इधर से ओ हट जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इधर OH आ जाएगा, और इधर जो आपने ग्रुप अटैच किया है CH2 CH2 जिससे भी अटैच किया है, ये वाली रिंग भी बनानी है आपको। ये आंसर हो जाएगा बेटा। देखो, अब ये आंसर कौन सा था आपका? C6H5 ये थर्ड सिलेक्ट किया था कुछ लोगों ने, शमी ने। C6H5 CH2 के बाद देखो एक C और आ रहा है। CH2 के बाद एक CH और आ रहा है, फिर C के पास दो CH3। तो टोटल काउंटिंग भी कर लिया करो। देखो कार्बन कई बार, देखो अब जैसे शमी ने ये आंसर लगाया थर्ड, लेकिन आंसर निकला देखो निधि, ये वाला आंसर नहीं हो पाया, क्योंकि रिंग तो ओपनिंग होती है ना। रिंग तो ओपनिंग करनी थी, रिंग तो क्लोजिंग रहेगी नहीं। और टोटल काउंट करने थे आपने, कार्बन काउंट कर लो। देखो, ये बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन, तो ये बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन। और दूसरा फिर किसका है? इसका देखो, इसके कार्बन, इसका हो गया 1 2 3 4, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ये देखो ये भी आ गया। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 रह जाएगा। तो काउंट कर लिया करो कार्बन भी, ऐसी मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो नहीं करनी। क्लियर? किसी को डाउट? तो ध्यान देना। देखो, ये सिली मिस्टेक होती है। कौन से वाली? कार्बन काउंटिंग। आप कार्बन काउंट जरूर किया करो ऑर्गेनिक में कभी भी। ऑलवेज यू आर सपोज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। विदाउट स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक में आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन जब भी ऑर्गेनिक आए, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, आप ऑलवेज स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो उससे क्या है? कार्बन काउंट करो।
तो कार्बन से आपको मान लो आंसर ये तो हो ही नहीं सकता था, देखो अब ट्रिक से कैसे सोल्व करते, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब इनमें आप कार्बन काउंट कर लेते तो भी आइडिया मिल जाता आपको, और सिर्फ ये था कि भाई रिंग क्लोजिंग, तो ये तो अपने आप ही हट जाता, फिर कार्बन काउंट करते, इन दोनों में चेक करते कि फिर आपको ये देखते कि लेस हिंड्रेंस साइड में जाना है या मोर हिंड्रेंस साइड में जाना है। क्लियर? सर इपॉक्साइड वाला दोबारा बताओ। इपोक्साइड जो ये रिंग होती है, ये इपोक्साइड रिंग, ये इपोक्साइड रिंग होता है ना, इपोक्साइड रिंग में जब सर भी आप इसका अटैक बताओ दोबारा। है, सर ये मतलब कैसे इसने अटैक करा है, ये दोबारा बता दो। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना बेटा, कि आप इपोक्साइड जो ले रहे हो, इपोक्साइड के अंदर कैसे रिएक्शन करवाते हैं इपोक्साइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये इपोक्साइड होता है ना, ऐसे ही ये इपोक्साइड होता है। इपोक्साइड में अगर आपको ये इपोक्साइड होता है तो इसमें क्या है कि ये जिस ऑक्सीजन से अटैच होती है उस ये न्यूक्लियोफाइल होता है लिविंग ग्रुप, ऑक्सीजन जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर दो साइट होती हैं, या तो इस जगह पे अटैक होगा या इस जगह पे अटैक होगा। ये वाली जगह अगर अटैक यहाँ इस जगह पे होता है तो ये मोर हिंडर्ड साइट है, इस जगह को बोलते हैं मोर हिंडर्ड साइट, और इस जगह पे अटैक होता है तो इसको बोलते हैं लेस हिंडर्ड साइट। अभी मैंने जो उस पे चैनल पे भी देख लेना, कल परसों इसका बहुत बड़ा क्लास भी दिया था, लेस हिंडर्ड साइट। तो अब आपके क्या है, अगर मोर हिंडर्ड साइट में अटैक करोगे तो इधर से आके ये अटैक होगा और इधर से लिविंग ग्रुप हट जाएगा, और अगर लेस हिंडर्ड में करोगे, इधर आके अटैक करोगे तो ये इधर से ऑक्सीजन हट जाएगा, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। अब आपका पॉइंट क्या मैंने बताया कि जब भी फर्स्ट अटैक हो, किसी न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होता है, जो गिरनियार रिएजेंट में RMGX एक न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट अटैक जो होगा वो लेस हिंडर्ड साइट में होगा, तो ये जा करके यहाँ अटैक करेगा इस जगह पे, जैसे ये इधर से अटैक करेगा तो ये यहाँ से हट जाएगा वो, तो आपका ये चीज बन जाएगी, ये ऑक्सीजन इधर से हटके इधर आ गया O नेगेटिव, ये रह गई आपकी मोर हिंडर्ड साइट के साथ O आ गया, और इधर आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, और बाद में हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको H मिल जाएगा आपका, तो H आ जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट अटैक हो हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, सेकेंड अटैक जो आपका है वो न्यूक्लियोफाइल का हो, तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके लिए हिंट मैंने बता रखा है कि फर्स्ट अटैक जब भी करना हो तो लेस हिंडर्ड साइड में, सेकेंड अटैक करना हो न्यूक्लियोफाइल का तो मोर हिंडर्ड साइड में ले जाओ आप। अब क्या करोगे आप, इसका अटैक जो करोगे मोर हिंडर्ड साइड में करोगे तो यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और O इस साइड चला जाएगा, तो O नेगेटिव वाला OH कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। परसों की क्लास में जो 1-2 दिन पहले क्लास लिया था उसमें काफी डिटेल दिया हुआ है, वहां से भी देख लेना अगर और क्लियर करना हो तो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर एक मैं प्रॉब्लम तुम्हें दे रहा हूं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, और ऐसी ही प्रॉब्लम 2-4 अगर एग्जाम में हो जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स हो जाता है। इसमें मैं प्रॉब्लम जो दे रहा हूं आपको, ए मिक्सचर ऑफ CH4 and C2H2 occupy a certain volume at a total pressure equal to 63 torr, equal to 63 torr. The same mixture on combustion into CO2 and water, CO2 and water gives 69 torr pressure at same volume and temperature. What was the mole fraction? What was the mole fraction of CH4 in original mixture? In original mixture. बताओ, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी है। आप कॉन्सेप्ट को कितना अप्रोच करते हो बात इस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं,
19/21, दूसरा देता हूँ 19/20, थर्ड 17/18 एंड फोर्थ 15/60। आया किसी का? आया बेटा किसी का? फर्स्ट। फर्स्ट। शमी ने आंसर दिया है? इसने आंसर दिया ये? यस सर। और किसी का बेटा? और किसी का आंसर? कैसे निकाला समी, बताओ जरा। सर हाँ, सर रिएक्शन बनाई, फिर उससे CH4 से कितने मोल CO2 निकलेंगे उसे X माना, और C2H2 से कितने मोल CO2 निकलेंगे उसे Y माना। अच्छा। और फिर और पहले जो था CH4 और C2H2 ये दोनों गैस थे, तो उन्हें X और Y मोल मान के 63 टोर था उसका टोटल, X + Y = 63। ठीक है, मतलब दो और फिर इक्वेशन बना ली हाँ और सोल्व कर लिया। और हाँ गुड, बिल्कुल एक्सीलेंट, जो बिल्कुल बढ़िया किया आपने। और यही क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो 2-4 एग्जाम में आएंगे वो सारा आपका चेंज कर देंगे, सारा सीनीरियो। आप मान लो बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, 2-4 ऐसे क्वेश्चन और हो गए तो आपका काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था पहले CH4 और C2H2 दो गैसेज दे रखी हैं, ठीक है, दे रखी हैं। अब CH4 ऐसे ले लिया मैंने, एक CH4 दे रखा है और एक C2H2 दे रखा है, दो गैसेज दे रखी थी। मैं ये सोच लेता हूँ इसका प्रेशर PA है और इसका प्रेशर PB है, तो एक इक्वेशन तो यही बनेगी, PA + PB। टोटल प्रेशर इनिशियल दे रखा था आपको 63 टोर, मैंने ले लिया 63 टोर। फिर क्या है कि इसका कंबशन जब करेंगे तो एक कार्बन है तो इससे तो 1 रेशो में CO2 बनेगा, इसमें 2 कार्बन है तो 2 रेशो में CO2 बनेगा। तो ये जितना प्रेशर है उतना ही मीथेन जाएगा, तो इतनी CO2 बन जाएगी PA। लेकिन ये जितना प्रेशर है उसका डबल बन जाएगा 2 PB, ये बन जाएगा 2 PB। तो दूसरी इक्वेशन भी आपके पास आ गई, PA + 2PB। उसका भी टोटल प्रेशर दे रखा है आपको 69 टोर, तो 69 टोर है। इक्वेशन में PA कैलकुलेट करना है आपको, PA कैलकुलेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को,
और दोनों इक्वेशन से ये सोल्व कर लो ये। तो इसमें आपके पास माइनस कर दो पहले में, तो ये आ जाएगा 2 PA, PA तो ये आ गया PA, PB हो गया कैंसिल। ये कितना हो गया देखो, 63, 3 2 जा 6, 126, इसमें से 69 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 7, और ये कितना हो गया 5, तो पी ए आ गया 57। तो हमें पता लग गया, देखो इनिशियल प्रेशर पी ए जो मीथेन का था 57 था, कितने में से था पहले, पहले 60 तोड़ दे रखा था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इनिशियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। इनिशियल हमारा पी ए का 57 है और टोटल स्टार्टिंग में 63 था। ये कितने पे चला जाएगा देख लो, 3 पे चला जाएगा मेरे हिसाब से, 3 1 3 9, 19/21। तो प्रॉब्लम देखो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लग रहा था बड़ा, तो एक आधा यूडियोमीट्री वगैरह का इस तरह का प्रॉब्लम आपके आ जाता है इसमें एग्जाम में। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, जितना आप समझोगे उतना बेटर है। और एक लास्ट में क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। अब नेक्स्ट जो होगी क्लास, वो जिस हिसाब से आपका शेड्यूल बनेगा रिवीजन का, टेस्ट का और डिस्कशन का, उसी हिसाब से करेंगे। इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी में, जेम डाइयोल को अरेंज फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी निकालो। क्या आएगा बेटा बताओ। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कैसे सोचोगे। बताओ बेटा, मुश्किल नहीं है, तो बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, कैसे देखोगे, हाउ कैन यू चेक। बोलो भी, बताओ कोई। वन वे मत होने दो ना काम, इंटरेक्शन करते जाओ साथ में, डिस्कस करते जाओ। डिस्कशन का मतलब ये थोड़ा ना कि एक तरफ से बोला जाएगा। बताओ, गलत होगा यार, सही होगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, बोलो। आ रही है मेरी आवाज, आ रही है आप तक।
हेलो, आया नहीं बेटा, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। पहले आप बताओ, फिर बताऊंगा मैं आपको इसका आंसर। थर्ड 1 2। थर्ड 1 2 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हो, सबसे कम स्टेबल थर्ड, फिर कह रहे हो 1, फिर 2, ये कह सर रहे हो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऐसे। यस सर। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल बता रहे हो और सेकंड सबसे कम। यस सर। क्या क्या फंडामेंटल लगाया, किस बेस पे किया आपने? सर मैं तो रिंग स्टेबिलिटी देखी, 5 मेंबर फिर 3 मेंबर फिर 4 मेंबर। अच्छा, रिंग स्टेबिलिटी आपने चेक किया ना? नहीं करना बेटा ऐसा। रिंग स्टेबिलिटी, अगर मैं रिंग की स्टेबिलिटी पूछता, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, देन यू कैन यूज द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। क्लियर? जब हमसे क्या पूछा जाता, रिंग में। बट रिंग। हाँ, जब हमारा, तो इसलिए तो एक एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चा फंसेगा, वो रिंग स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। हमें रिंग की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें तो हाइड्रेट की स्टेबिलिटी चाहिए। और हाइड्रेट का मतलब होता है कि दो OH आपस में कितना टकराते हैं, जितना वो आपस में टकराएंगे उतना अनस्टेबल हो जाएंगे। तो यस सर। अब क्या होगा कि जब रिंग छोटा होगा तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो इनके पास स्पेस ज्यादा बचेगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पेस लार्ज होगा। तो उल्टा आंसर आएगा बिल्कुल इसमें, क्योंकि जितना रिंग छोटा होगा तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, और जैसे जैसे रिंग बड़ा होता जाएगा तो ये स्पेस कम होता जाएगा, और इसमें इन दोनों के बीच स्पेस लेस होगा, और लेस स्पेस होगा तो ये टकरा जाएंगे, तो ये सबसे अनस्टेबल। और इन सब में ये वाला मोस्ट स्टेबल। तो जेम डाइहेलाइड की जब वो बात करेगा, इफ एग्जामिनर is asking about the gem dihalide, then we need to check the steric hindrance or distance between the two OH group. Higher the distance between two OH group, more the stability. तो इसमें सबसे छोटा रिंग, एंगल सबसे छोटा, तो इसमें आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ये है, इसलिए सबसे स्टेबल आपका जो होगा थर्ड सबसे अनस्टेबल, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो जब भी ध्यान रखना, प्लीज पे अटेंशन ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर रिंग आ जाती, OH हटा देता मैं, देन आपका आंसर बिल्कुल उल्टा होता। तब आप कहते ये छोटा रिंग है, इसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, ये सबसे लेस स्टेबल होगा, इससे 4 रिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और 4 से 5 वाला। ये अनदर क्वेश्चन है, और ये अनदर क्वेश्चन है। जेम डाइहेलाइड वाला OH की स्टेबिलिटी से चेक करना। क्लियर बेटा? यस सर। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान रखना। ये प्रॉब्लम दे रहा हूं फिर मैं आपको। आगे कोई क्लास तो नहीं है ना अभी तुम्हारी, और किसी टीचर का और क्लास नहीं, है? और किसी क्लास नहीं आगे। हाँ, चलो मैं 2 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ। सपोज ये आपके पास एक प्रॉब्लम दे दिया मैंने, ये रेडिकल दे दिया, रेडिकल। इज aromatic because is aromatic because आपको सिलेक्ट करना ऑप्शन, it has, because it has, option number 1, 6p orbital and 6 unpaired electron. Second option, 7p orbitals and 6 unpaired electron. Third,
third, 7p orbital and 7 unpaired electron, 6p orbital and 7 unpaired electron. आंसर देना आपको। द रेडिकल दे रखा है, बेंजाइल रेडिकल, और ये एरोमेटिक है। इसका रीजन ढूंढना है, क्या रीजन आएगा। सर फर्स्ट। 6p orbital and 6 unpaired electron. Any more student? Any other student? Do you want to give answer? देखो बेटा, सही है आपका आंसर। उसने अगर एरोमेटिक वर्ड पूछा है तो एरोमेटिसिटी सिर्फ बेंजीन रिंग से होती है, और बेंजीन रिंग जब हम बनाते हैं तो बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड बनेंगे इन सबकी ओवरलैपिंग से बनेंगे। जो ऑर्बिटल हैं हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और इनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, उससे आपके 3 पाई ऑर्बिटल बनेंगे। और इसी से हक्केल रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बेंजीन रिंग के अंदर रहेंगे, तो उसी से एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी। बट अगर यही क्वेश्चन आता कि द रेडिकल, इसी में कहता कंटेन द डीलोकलाइजेशन, अगर यही क्वेश्चन ये कहता कंटेन डीलोकलाइजेशन, एरोमेटाइजेशन से हम डीलोकलाइजेशन पे चले जाते, लोकलाइजेशन में चले जाते, तो डीलोकलाइजेशन में तो ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है, इसका पी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता, फिर तो ये 6p ऑर्बिटल के साथ साथ इधर का भी इलेक्ट्रॉन ये आ जाता। तो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट आता, तो उसमें भी या हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड आ जाता या डीलोकलाइजेशन वर्ड आ जाता, देन आपका आंसर होता है 7p ऑर्बिटल एंड 7 इलेक्ट्रॉन। बट इस केस में जो आपका होगा सिर्फ एरोमेटिसिटी, इट ही इज आस्किंग ओनली अबाउट द एरोमेटिसिटी। सो एरोमेटिसिटी ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द हैकेल रूल्स देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर 6p ऑर्बिटल अंदर अंदर बेंजीन रिंग वाला 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही काम करते हैं अभी, और फिर अभी जो शेड्यूल है आप लोगों को सबको शेयर हो जाएगा, कैसे करना है क्या करना है, टेस्ट और डिस्कशन और डाउट्स वो आगे रहेंगे, फिर आगे आपको शेड्यूल आ जाएगा। लेट्स सी। तो अभी देखते हैं, अभी टिल देन नेक्स्ट क्लास देखो, फिर सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन।